अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए अभी हम महा टीईटी की तैयारी आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज की कुछ अहम बातें बताऊंगा। महा टीईटी की तैयारी करते हुए कई तरह के कंफ्यूजन्स है और उनमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो सिलेबस को लेकर। ये सिलेबस कौन सा है और क्या पढ़ना है, इस पर मैंने काफी वक्त स्टडी किया और उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर होता है वो बहुत मायने रखता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नेचर की बिना पर, वो उसको स्टडी करने की बिना पर मुझे कुछ चीजें जो समझ में आई वो आपसे शेयर करूंगा। अभी हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज की तैयारी शुरू करेंगे। पहले मैं आपको पिछले 5 सालों के पेपर एनालिसिस बताऊंगा। 2016 से 2021 का पेपर एनालिसिस बताऊंगा, वो बहुत सरसरी बताऊंगा। उसके बाद में आपको आज के वीडियो में हिस्ट्री हम कवर करेंगे। चूंकि एनवायरमेंटल स्टडीज में 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक हिस्ट्री होता है, एक सिविक्स यानी जिसको आप शरीयत कहते हैं, और ज्योग्राफी होता है और साइंस होता है। इस तरह से 4 सब्जेक्ट मिलाकर जो है ये हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज बनता है। तो ये किस तरह से हम लोग करेंगे, मैं आपको सबसे पहले ये पेपर बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिछले 4 सालों के 5 सालों के पेपर है ये। तो मैं बड़ा करता हूँ, अब देखिए मैंने 2021 वाले पेपर को पहले लिया हूँ। इसमें आपको एक चीज साफ तौर से नजर आई, ये तो क्लियर है कि 30 मार्क के लिए होता है और 30 मार्क में आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, अगर आप 5 साल के इस पेपर को गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को 8 से 10 मार्क्स दिए गए। कभी 8 मार्क्स के लिए आए हैं क्वेश्चन और कभी 10 मार्क्स के लिए। जो सिविक्स है, सिविक्स पर 4 मार्क्स के लिए तकरीबन क्वेश्चन आए और ज्योग्राफी पर इस पर 8 मार्क्स के लिए है और जो साइंस है इस पर 8 से 10 मार्क्स के लिए। इस तरह से क्वेश्चन आए हैं टोटल 30 मार्क्स के लिए। तो आपने कभी इसमें 10 मार्क के लिए आएगा तो ये 8 मार्क का हो जाएगा, कभी ये 10 मार्क का होगा तो वो 8 मार्क का हो जाएगा। इस तरह से आप दोनों चीजें देखेंगे। तो कुल मिलाकर 30 मार्क के लिए ये 4 सब्जेक्ट। और ये जो 4 सब्जेक्ट है तो ये कहाँ से इस पर सवालात आ रहे हैं, तो मैं आपको वो बात भी बताता हूँ। इस पर जो सवालात आ रहे हैं वो 4वीं और 5वीं क्लास की बुक पर आ रहे हैं। मैं आपको हिस्ट्री की बाकायदा एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा कि किस तरह से 4वीं और 5वीं की किताब पर से ये सवालात है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। आज के वीडियो में एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री का एक पूरा जो है कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद जो है मैं सिविक्स पर, फिर ज्योग्राफी पर एक वीडियो, फिर साइंस पर एक वीडियो। इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि 4 वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडीज को पूरा मुकम्मल करें ताकि आसानी के साथ हमारी स्टडी हो जाए। जो एनालिसिस किया उस बिना पर मैंने ये तय किया हो कि इसको 4 वीडियो में कंप्लीट किया जा सकता है, या 4 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में उसको, अगर हमने नोट्स वगैरह बना लिया है तो 4 घंटे में उसको कंप्लीट किया जा सकता है। अब यहाँ से देखिए, इसमें एक चीज फिक्स नहीं है कि चूंकि ये 2021 का पेपर है, आप अगर उसके बाद के भी देखेंगे 19 का, 20 का, 18 का, 17 का, तो इसमें एक चीज फिक्स नहीं है कि जो सवालात होंगे पहले हिस्ट्री के आएंगे या सिविक्स के आएंगे या ज्योग्राफी के आएंगे या साइंस के आएंगे, ये चीज तय नहीं। बल्कि यहाँ पर आगे पीछे कभी हिस्ट्री के पहले आ जाते हैं, कभी ज्योग्राफी के आ जाते हैं, कभी साइंस के पहले आते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो है वो फिक्स है, इतने ही आएंगे। तो ये बात भी तय है कि जो सवालात होते हैं आपके पेपर में वो 150 होते हैं, 150 सवाल होते हैं। तो 121 से 150 तक सवालात इन्वायरमेंटल स्टडीज के होते हैं, ये बात तय है। आपके पेपर पैटर्न में सवाल नंबर 121 से सवाल नंबर 150 तक ये इन्वायरमेंटल स्टडीज पर होते हैं। मैं पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, और चूंकि पेपर फर्स्ट में ही इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, पेपर सेकंड में इन्वायरमेंटल स्टडीज नहीं होता है, वहां पर साइंस और जो है हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, इस तरह से 2 चीजें बदल जाती है। साइंस मैथ हो जाता है एक पेपर में और दूसरे में सोशल स्टडीज हो जाता है। अभी यहाँ देखिए, ये जो सवाल चल रहे हैं 2021 के पेपर में 121 से लेकर, तो आप देखें कि ये ज्योग्राफी पर सवाल चल रहे हैं। मैं थोड़ा स्पीड से लूंगा, बारीकी में अभी नहीं जाऊंगा। जब ज्योग्राफी, ये चूंकि ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, जब हम ज्योग्राफी पेपर में जाएंगे तो मैं आपको हेल्प भी कराऊंगा कि किस सवाल का क्या जवाब है और कहाँ से हमको क्या नोट्स मिलेगी।
बाकायदा मैं इसमें आपको वो तमाम चीजें कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर देखिए 127 128 तक, यहाँ से यहाँ से अब देखिए ये शुरू हो रहा है 129 से आपका साइंस का सेक्शन शुरू हो जा रहा है। फिर ये जो है ये चल रहा है, इसके बाद में आपको फिर जो है हिस्ट्री, जो देखो कुछ कुछ सवाल बीच में भी लिया है, ज्योग्राफी के सवाल बीच में भी आए हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कुल मिलाकर क्वांटिटी अगर देखेंगे तो ज्योग्राफी के सवाल 8 ही मिलेगी आपको, लेकिन इधर उधर कुछ जगह पर बिखरे हुए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा हिस्ट्री शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो रहा है। तो हिस्ट्री के सवालात 136 से शुरू हुए हैं और वो चले गए 144 तक, 45 तक, ठीक है। हाँ, इसमें और एक चीज याद रखने की, इसमें और एक चीज याद रखने की है कि जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें अगर आप पिछले 5 सालों के पेपर देखेंगे तो आपको बिल्कुल 5 सवाल जो है शिवाजी की तारीख पर, यानी जो चौथी क्लास की तारीख की किताब है उस पर मिलेगी 5 सवाल। बाकी 5 सवाल वो 5वीं क्लास की तारीख की किताब यानी इंसान का इर्तिका जो किताब है, तो वहां से आपको मिलेगी। कुछ 1-2 सवाल बीच बीच में उसने इस सिलेबस से, चौथी और 5वीं के सिलेबस से हटकर भी डाला है, जैसे हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का बाप, तारीख का बाप किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस आप लोग जानते हैं। तो इस तरह के सवाल सिर्फ ये कभी कभार ही ऐसा कोई क्वेश्चन उसने डाला है जो आपके दरसी किताब में नहीं है, बाकी सवालात आपकी अपनी दरसी किताब से हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर जो है 1-2 सवाल में वो उसको किया है, तो हम वो चीजों को समझ सकते हैं। ये 2019 का पेपर है, देखिए यहाँ पर जो है पहले हिस्ट्री को उसने लिया, पहले हिस्ट्री को लिया, तो यहाँ पर हिस्ट्री पहले आ गया। हिस्ट्री के सवालात भी यहाँ पर बहुत आसान अंदाज के, मतलब आसान बोले तो इतने भी आसान नहीं कि बगैर पढ़े आप कर लें, पढ़ने के बाद ना करें ये ऐसे भी नहीं, तो पढ़ने के बाद ये आसानी के साथ किए जा सकते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पर आपने क्या करना है। जैसे यहाँ पर एक सवाल आया, वैदिक तहजीब के कौन से ग्रंथ में अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से एक ही जो है वेद का मामला है, लेकिन आपने क्या करना है, मैं इसके जवाब भी आपको बताऊंगा इसका, लेकिन आपने क्या करना है कि जब इस तरह का सवाल आए तो इससे एक पॉइंट कैच करना है, वो क्या कि अगर आज जो है उसने अथर्ववेद या यजुर्वेद के बारे में क्वेश्चन कर लिया है, तो हो सकता है कि दिगर वेद के बारे में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कर ले, तो ये बात को भी ध्यान में रखना है। इसलिए जब आप इस तरह के सवालों से गुजरेंगे तो आपने चारों वेद, अब ये 4 ऑप्शन है, चारों वेद पर मालूम कर लेना है, चारों ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ बात मालूम कर लेना है। यहाँ पर देखो ये तो ये मैंने जैसे कहा कि एक आध सवाल वो इधर उधर से दे रहा है। अलजबरा ये नाम बुनियादी तौर पर कौन सी जुबान का है, ये सारी बातें जो है मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से 5 सवालात उसने शिवाजी की तारीख पर लिया। ये एक सवाल है 124 नंबर का, 125 नंबर का, 126 नंबर का, फिर ये भी शिवाजी की तारीख का है, मतलब आप चौथी क्लास की किताब पढ़ेंगे तो दूसरे नंबर का सबक ही, और ये 5 इस तरह से उसने 5 सवालात शिवाजी की तारीख पर यानी इस पर लिया अपने चौथी क्लास की किताब पर हिस्ट्री में। तो इस तरह ये ज्योग्राफी मैं जब आपको हिस्ट्री का अलग से करके बताता हूँ अभी, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग जो है एक एक सब्जेक्ट को कवर करें, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें मैंने आपके सामने रखा हो, बहुत आसान हो ये। अब मैं आपको इसमें जो हिस्ट्री का पार्ट है, ये पेपर का जो हिस्ट्री का पार्ट है उसके आंसर्स मैं आपको बताता हूँ, और किस तरह से हिस्ट्री पर क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये 2021 का पेपर है, 2000 गालिबन 2021 का, ये नहीं सॉरी ये 2016 का पेपर, ठीक है। 16 से पेपर लेना शुरू किया हमने, वो 2021 तक के पेपर दिए। और आपने अगर गाइड वगैरह फॉलो की होगी जो हलशुदा पर्चे वगैरह, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें कई सवालों के जवाब गलत बताए गए, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा।
मैंने उसमें से जो कुछ स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि वहां पर जो है कई सवाल ऐसे हैं जिसके गलत जवाब बता दिए गए। और अक्सर मर्तबा क्या होता है, हम पीछे से जो आंसर शीट दी जाती है पीछे, ये सवाल का 121 नंबर के सवाल का तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 22 का, ये तो हम डायरेक्टली टिक करते हैं, हम समझते हैं कि वो सही दी हुई, लेकिन वहां पर कई सवाल, एक पेपर तो ऐसा भी है वो हलशुदा पर्चों में जिसके टोटल सवालों के जवाब गलत दिए। तो आपने मोहतात अंदाज में जो है स्टडी करना है। अभी देखिए यहाँ से हम जो है इसके सवालों के जवाब तलाश करेंगे। इसके बाद मैंने चौथी और पांचवी की किताब के पूरे नोट्स बना लिया हूँ। वो नोट्स भी मैं आपको यहाँ पर स्लाइड में समझा दूंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा। आप बाज़ जगह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाज़ जगह समझ लीजिए, तो आपकी स्टडी इंशाल्लाह हिस्ट्री की हो जाएगी। मैंने चौथी और पांचवी की किताब से जो अहम चीजें थी वो तमाम चीजों को इसमें समेट दिया हो। यहाँ पर देखिए, कदीम जमाने में इंसान बरू से लिखने के लिए जेल के मुतबादिल में से किस चीज का इस्तेमाल नहीं करता था। अभी क्या कहा गया है कि किस चीज का इस्तेमाल नहीं करता था। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर करना है। क्या करना है? थोड़ा सा गौर करना है, आपको आंसर समझ में आएगा। गीली ईंटों पर तो लिखते थे, है ना, गीली ईंटों पर लिखा जाता था। उसको जो है उस पर लिखने का एक वो था, मिट्टी पर जो है लिखने का एक रिवाज। छाल पर बहरहाल जो है, छाल पर यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि छाल पर लिखने का मामला नहीं है। छाल का इस्तेमाल किया गया लिखने के लिए, लेकिन उस पर नहीं लिखा गया। भोजपत्र पर लिखने के बारे में मिल जाता है, ताड़ के दरख्त के पत्ते पर लिखने के बारे में मिल जाता है, लेकिन किस चीज का इस्तेमाल नहीं करते, क्या करते थे, तो वो एक छाल है पायरस के दरख्त की, उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। आपने इसको क्रॉस चेक भी करना, ठीक है। तारीख के मतन के तहत पूरा, ये जो पूरा लफ्ज है, अब ये इसमें देखिए हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन ऐसे है हर पेपर में जिसमें लफ्ज का मानी पूछा है। ऐसा अल्फाज का मानी बताइए, एकदम साफ अंदाज में इस तरह से नहीं है, लेकिन मानी वाले सवाल, यानी अल्फाज का मतलब पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लफ्ज आया पूरा, इसका मतलब पूछा। तो आपको मालूम है कि पूरा जो है काजीपुरा, इस्लामपुरा, हमारे यहाँ पर मोहल्लों के नाम भी होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये बस्ती या वाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो है इसका आंसर है, वाड़ी या बस्ती के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल दौरे हुकूमत बादशाहों के अहद का सही तसलसल जो है बताने वाला मुतबादिल बयान कीजिए। अब अभी आपको जो है मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको हमेशा के लिए मुगल जो दौरे हुकूमत है उनका सिलसिला याद रहेगा। तो मुगल दौरे हुकूमत में 1526-27 से लेकर तो 1857 तक मुगलों का दौर रहा। उसमें 1707 जब औरंगजेब का इंतकाल हुआ तब तक 6 मुगल हुक्मरान गुजरे, और उन 6 मुगल हुक्मरानों का जो दौर है वही अहम दौर था, और उसी को जो है उसी पर क्वेश्चन वगैरह आते। उसके अलावा दीगर मुगल हुक्मरानों पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और वो बहुत तेजी से उनका कुछ महीनों में दौर बदल गया, वक्त उनका जो है बदला। तो इस हिसाब से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अभी यहाँ पर जो है एक याद रखिए, एक ट्रिक है मुगल हुकूमत को याद रखने के लिए, वह है भाजसा। ये देखिए, ये आपने याद रखना है, भाजसा। तो भाजसा से कैसे याद रहेगा, उनका सीक्वेंस कैसे याद रहेगा, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, याद रहेगी। आपने जो है इससे याद रखना है। अब ये अगर आपको याद है तो इस सवाल का सही जवाब आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब हुमायूं पहले नंबर पर आ रहा है, ठीक है, ये सीक्वेंस हुआ, ऐसा तो वो बाबर का बेटा है, दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस सीक्वेंस में हुमायूं पहले नंबर पर आ रहा है, तो ये वाला सही आ गया। अब हुमायूं वाले कितने हैं शुरू में, तो 2 ही ऑप्शन है। हुमायूं वाले कितने हैं शुरू में, 2 ही ऑप्शन है, तो ये ऑटोमेटिकली 2 ऑप्शन पर आप गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अकबर से शुरू हो रहे, हुमायूं बाद में चला गया, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब हमको सिर्फ इन 2 ऑप्शन पर गौर करना है। अब हुमायूं के बाद में यहाँ पर अकबर है बराबर, यहाँ भी अकबर है, यहाँ भी अकबर है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन को पैरेलल गौर करना है। उसके बाद में जो है अकबर के बाद में जहांगीर आ रहा है,
यहाँ पर शाहजहां आ गया तो जहांगीर आ रहा है, इसका मतलब अब यहाँ शाहजहां आ गया, यहाँ जहांगीर आ गया, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से इनका दौर हुकूमत रहा। ठीक है, इस पर सवाल आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्ती अहद में लिखी गई किताब झेल में से कौन सी है? तो इस बारे में कॉन्फिडेंस से नहीं बताया जा सकता कि कौन सी किताब है, चूंकि आपके जो आंसर शीट आई थी उसमें रामचरितमानस दिया हुआ है। रामचरितमानस को मैं भी अभी आंसर के तौर पर कबूल कर रहा हूँ, लेकिन ये किताबों के बारे में मैंने कोई डिटेल मालूमात नहीं लिया। तो अभी हमारा जो जवाब हम कंसिडर कर रही है आपके जो आंसर शीट के हिसाब से भी, हालांकि रामचरितमानस भी जो है वस्ती अहद की किताब है, जिस तरह से राजतरंगिणी है, अकबरनामा है, तो ये भी रामचरितमानस भी जो है वस्ती अहद की किताब है, तो उसको हम यहाँ पर लेंगे। अब आपने एक चीज और याद रखना है कि ये अहद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैं वैसे आगे की इसमें बताऊंगा आपको कि अहद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हर कंट्री में जो है आपको अहद अलग अलग मिलेंगे, सब जगह एक जैसे नहीं मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पर खास तौर से भारत में जो कदीम तारीख है उसको 2500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 800 से 1000 ईस्वी, 800 से 1000 ईस्वी, कोई 800 बोलता है, कोई 1000 बोलता है, 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 1000 ईस्वी के बाद ये कदीम दौर है, भारत का कदीम दौर। ठीक है, 1000 से लेकर 1857 तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1857 तक इसको अहद वस्ता माना है, अहद वस्ता माना जाता है, मेडिवल पीरियड। ये एंशियंट पीरियड, ये मेडिवल पीरियड। और 1857 से लेकर तो 1947, 1857 से लेकर 1947 इसको मॉडर्न पीरियड, जदीद तारीख माना जाता है, जदीद तारीख, मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री। आप बोलेंगे अभी तक क्यों नहीं? तो 1857 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री माना जाता है, या उसको कंटेम्पररी हिस्ट्री कहते हैं, मासिर तारीख। आपने याद रखना है, मासिर तारीख उसको कहते हैं। 1947 तक मॉडर्न, उसके बाद की पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री कहते हैं, या फिर मासिर तारीख भी कहते हैं, माबाद आजादी तारीख उसको कहते हैं। आपने ये बात याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान, यह मकाम झेल की कौन सी रियासत में वाक़ है? अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सातवाहन हुकूमत थी ये कहाँ थी। सातवाहन हुकूमत जो थी वो रियासत महाराष्ट्र में थी, और ये प्रतिष्ठान बोले तो पैठन है, पैठन का पुराना नाम प्रतिष्ठान है। इस वजह से ये जो पैठन है ये सातवाहन हुकूमत का सदर मुकाम था, ये उसकी कैपिटल थी, उसकी राजधानी थी। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। और भी इसके बारे में आपने थोड़ी डिटेल ले लेना है सातवाहन हुकूमत के बारे में, ताकि अगर कोई दूसरा सवाल भी आ जाए तो आपको याद रहे, ठीक। यहाँ पर देखिए, झेल में से मुनासिब बयानात कौन से हैं? इस तरह का एक या दो सवाल आपको हर पेपर में मिलेगा, तो आपने उसको सही तरीके से तलाश करना है। इसमें बात को समझना बहुत जरूरी, अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है ये क्वेश्चन, आपके नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग पर भी डिपेंड है। या कुछ ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए। तो कभी जो है 2018 में कोई क्वेश्चन आया तो वो 2020 में भी आ गया, 21 में भी आ गया। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो रिपीट भी हुए। ऐसा नहीं है कि हर मरतबा नए सवाल आए, उनका जो है वो दोहराए भी गए। तो अब यहाँ पर देखिए, एक चीज दिमाग में बैठा दी, वो क्या है कि आदिल शाह ने शाहजी को सर लश्कर का खिताब भी दिया था और बेंगलोर की जागीर भी दी। आदिल शाह ने, जो बीजापुर के आदिल शाह थे हुक्मरान, उन्होंने जो है सर लश्कर का खिताब भी दिया था शाहजी राजा को, और बेंगलोर की जागीर भी दी। अब ये सवाल यहाँ पर तो आदिल शाह के नाम से आया, लेकिन दूसरे पेपर में जो है निजाम शाह के नाम से सेम पॉइंट्स आ गए। दूसरे पेपर में क्या हुआ कि निजाम शाह के नाम से आ गए। अब जो है कुछ लोग क्या करते हैं, अरे ये तो हमने पढ़े हुए, ये ऐसे ही है, तो निजाम शाह के नाम से ये नहीं देख रहे, वो कर दिए, दोनों सही है।
दोनों मुनासिब। तो ये चीज को समझना है, ये दोनों बयाना सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 3 हमारा जवाब बनेगा। हाँ, अगर जो है एक सवाल ये दिया कि आदिल, एक पेपर ऐसा भी आया है, आपको आगे भी मैं बताऊंगा, जिसमें अलिफ पॉइंट दिया है आदिल शाह ने शाहजी राजा को सरलश्कर का खिताब दिया था, और बे पॉइंट दिया है आदिल शाह ने शाहजी राजा को, ये निजाम शाह ने शाहजी राजा को बेंगलोर की जागीर अता की। तो ऐसे मौके पर तो कंफ्यूजन बढ़ेगा भी। तो ए अलिफ सही, बे गलत। ठीक है, आपने इस तरह की चीजों को गौर से पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल का समझना बुनियादी अहमियत रखता है। अगर आपने सवाल नहीं समझा तो आप गलत हो जाओगे, इसलिए सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पर देना है कि आपको सवाल समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का काबिल एतमाद कारिंदा समझा जाता है। ये इस तरह का 3 या 4 मरतबा क्वेश्चन आया, एक जगह काबिल एतमाद पूछा, दूसरी जगह नाकाबिल एतमाद पूछा, तो इस तरह के थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पर परेशानी की बात यह है, मैं, आप बोलेंगे सर आप क्यों बोल रहे परेशानी की बात, आपने तो दूसरे लहजे में बात करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इन सब नामों के बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, इन सब नामों के बारे में आपके सिलेबस में किताब में नहीं दिया गया, इसके लिए इजाफी मालूमात की जरूरत है। मैंने जब थोड़ा मालूम किया तो मुझे ये पता चला कि दौलत खां जो है ये जंगी बहरी बेड़े का जो है जिम्मेदार था, और सलाबत खां जो है एक जगह का गालिबन किलेदार था। इसका जवाब, सही जवाब सलाबत खां है, ये एक जगह का किलेदार था। तो जो काबिल एतमाद कारिंदे के तौर पर जो जवाब होगा हमारा वो सलाबत खां है। अब फाजिल खां दाऊद खां के बारे में मजीद चीजें मालूम करने की जरूरत है, तो वो आपने ट्राई करना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए, स्वामी महाराज के मजलिसे विजरा अष्ट प्रधान में से किसको जंगों के मौकों पर लड़ाई करना नहीं होती थी? ये स्वामी महाराज नहीं, शिवाजी महाराज है। सवाल जो है गलती से इस तरह से हुआ है, ये शिवाजी महाराज होना चाहिए। ठीक है, और मजलिस विजरा अष्ट प्रधान बोले तो 8 वजीरों पर मुश्तमिल जो उनकी मजलिस विजरा थी उसको अष्ट प्रधान बोले। प्रधान बोले तो वजीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और अष्ट 8 के लिए 8 वजीरों की मजलिस। तो कौन हो सकता है ऐसे जिनको जंग के मौकों पर शामिल नहीं किया जाता था, लड़ाई करने नहीं होती थी? तो यहाँ अगर आप जो है ऑप्शन को अगर गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पंडित राव और मुंसिफ है ना, इन दोनों को जो है उसमें जंग में शरीक होना नहीं होता था, लड़ाई में शरीक नहीं होना होता था। बाकी अमातिया वगैरह जो है, ये सेक्रेटरी, ये तो जंग में शरीक होते थे। तो उन्होंने क्या किया है, ऑप्शन में अमातिया को हर जगह 2 जगह शामिल कर लिया। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि अमातिया को तो शरीक होना पड़ता था जंग में, और सेक्रेटरी को भी होना पड़ता था, इसलिए यहाँ सेक्रेटरी पे आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन पर गौर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत के पंडितों को मराठी जुबान की अहमियत बताने के लिए जेल का ये जुमला किसने कहा है? सही मुतबादिल पहचानिए। तो अब ये देखिए, यहाँ पर संस्कृत देवताओं की जुबान है, तो क्या प्राकृत चोरों की जुबान है? ये जुमला किसने कहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये समर्थ रामदास ने कहा। इन पर और भी सवाल है, संतों के नाम पर तुमको ज्यादातर जो है पेपरों में एक तो भी सवाल मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं आए हैं, एक तो भी सवाल मिलेगा। ठीक है, और ये चौथी की किताब जो है तारीख की, उसमें दूसरे ही नंबर का सबक है, संतों के तालीमात बोली, उसमें ये चीज है। शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी पर श्री राजा छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के डाले गए? तो उसके जो सिक्के डाले गए वो तांबे की शिवराई, ये शिवराई क्या है, तांबे की शिवराई उसको कहा गया, तो वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तारीख नवेसी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि हीरोडोटस जो है तारीख का जो है बाबा आदम माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। ये जो है ग्रीक है, यूनानी यूनानी है, और इसकी एक किताब बहुत फेमस है, द हिस्ट्रीज। आपने ये भी याद रखना है कि जो हिस्ट्री वर्ड है, हिस्ट्री वर्ड खुद इसकी किताब से लिया गया। हिस्ट्री जो अल्फाज है ये इसकी किताब से लिया गया है, इसकी किताब द हिस्ट्रीज से।
उसमें उसने हिस्टोरिया का वर्ड इस्तेमाल किया, तो वहां से हिस्ट्री का वर्ड जो है लिया गया। वैसे हिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अल्लामा इब्न खल्दून का है, तो आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा कि तारीख में सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन के तौर पर उनको देखा जाता है, लेकिन फादर ऑफ हिस्ट्री इनको माना जाता है। हाँ, यहाँ देखिए दर्ज झेल में हड़प्पा तहजीब की खुसूसियात कौन सी है। तो हड़प्पा तहजीब की खुसूसियात बताने वाला जुमला कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए, पहले तो आपकी स्टडी रहना चाहिए हड़प्पा तहजीब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तहजीब शहर और शहरी मनसूबबंदी में तरक्की याफ्ता थी, ये बयान सही है। उस जमाने के बारे में आप स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो है शहर और शहरी मनसूबबंदी के मामले में तरक्की याफ्ता थी। ये कदीम तहजीब, एक कदीम तहजीब है, ये बात भी सही है, कदीम दौर से ताल्लुक रखती है इसलिए कदीम तहजीब है। दुनिया में पहले 4 ही तहजीबें हुआ करती थी, एक मिस्र की तहजीब होती थी, एक जो है मेसोपोटामिया थी, एक चीन की तहजीब और एक हड़प्पा की तहजीब, ऐसे 4 तहजीबें हुआ करती थी। उस वक्त से ये तहजीब मौजूद है। इस तहजीब में मंदिर नहीं थे, ये बयान भी दुरुस्त है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हड़प्पा तहजीब थी उस तहजीब में मंदिर मौजूद नहीं थे, मूर्ति पूजा का कोई सबूत वहां पर नहीं मिला है, जो कुछ भी उस पर काम किया गया। अब इस एतबार से तीनों बयान सही है, तो कौन सा रहेगा, अलिफ बे जिम तीनों सही है, ठीक है। आपने ये बात को समझना है। हड़प्पा तहजीब जो है उसके बारे में गुलाम सकलैन ने किताब लिखी है, वादी सिंध, उसको वादी सिंध भी बोलते, सिंध की तहजीब भी बोलते हैं। तो वादी सिंध की तहजीब के इस्लामी अनासिर, ये किताब उसने लिखी है, तो उसमें उन्होंने इस बात को बहुत सारे दलाइल से साबित किया है कि वो मुसलमानों की तहजीब थी। हड़प्पा तहजीब में जो है इस्लाम मौजूद था, इस तरह से उन्होंने उसको पेश किया है। और वो इस बात का गुमान जाहिर करते हैं कि वो गालिबन नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी। अल्लाह ताला ही को सही इल्म है सब बातों का, लेकिन लोग जो है अपने तौर पर तहकीकात करते हैं और बताते हैं। इंसान के इर्तिका में निंदरथाल इंसान यानी कौन, तो आपने ये जो है अलग अलग इंसानों के बारे में जो इंसानी इर्तिका किताब है 5वीं जमात की तारीख की, उसमें दिया गया है। तो ताकतवर इंसान के लिए इस्तेमाल किया गया। आगे इस पर और भी सवाल है, मैं आपको और भी बातें इस बारे में बताऊंगा। हम थोड़ा सा इसको स्पीड में लेंगे वरना हमारा कवर नहीं होगा। अभी मुझे 4वीं और 5वीं की पूरी जो है अहम नोट्स भी आपको बताना है। दर्ज झेल मुतबादिल में से शिवाजी महाराज के स्वराज में कौन सा इलाका शामिल नहीं था, तो वो उसका ऑप्शन क्या बनेगा, बुरहानपुर और तुलजापुर, क्योंकि वो तमिलनाडु के इलाके तक, ऐसा आप जब 4वीं क्लास की किताब में देखेंगे तो एक बारीक पट्टे की शक्ल में एक इलाका जाता है और तमिलनाडु तक मिलता है, यानी तमिलनाडु के इलाके तक जो है उनका वो उनकी हुकूमत थी। यह जुमला किसने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के थे, उन्हें अपने वतन से बेहद मोहब्बत थी, वो इंसानी खूबियों के लंबरदार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहा हुआ ये सेंटेंस है, और जब आप 4वीं जमात की किताब ओपन करेंगे तारीख की तो उसमें आपको शुरू में ये बात मिल जाएगी। हिंदुस्तानी बहरिए का बानी किसे कहा जाता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। 17वीं सदी में उन्होंने जो है ये बहरी बेड़ा उन्होंने बनाया, जो समंदरी किलों को फतेह करने के लिए और अपने किलों की हिफाजत के लिए। पैठन संत एकनाथ, अब यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन समझना पड़ता है, इन दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक है। तो पैठन में जो है संत एकनाथ जो है पैदा हुए, तो फिर नरसी में कौन पैदा हुआ, तो संत नामदेव। ये बात आपने याद रखना है कि नरसी में कौन पैदा हुआ, तो संत नामदेव पैदा हुए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्ज के मामले में शिवाजी महाराज रिश्तेदारी और ताल्लुकात को नहीं मानते थे। दर्ज बाला जुमले की वजाहत करते हुए मौलिन दर्ज झेल मुतबादिलों में से किसकी मिसाल देगा। ये थोड़ा सवाल जो है क्रिटिकल लगा मुझे। कैसे क्रिटिकल लगा कि यहाँ पर ये बात बताई गई कि जो है फर्ज के मामले में शिवाजी महाराज रिश्तेदारी और ताल्लुकात को नहीं मानते थे। दर्ज बाला जुमले की वजाहत करते हुए मौलिन जेल में से किसकी मिसाल देगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बजाजी नायक निम्बालकर इसका सही जवाब है, लेकिन हमको जो है इनके बारे में मालूम करना है कि ये कौन थे, ठीक है, ताकि अगली मर्तबा में आपको इसके बारे में कुछ भी अगर क्वेश्चन आए तो जवाब देता आना चाहिए, ठीक है। शिवाजी महाराज की फौज में घुड़सवार दस्ते से मुताल्लिक औहदा कौन सा है, तो बारगीर कहते थे, ये बात आपने। दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल दस्तूर हिंद के मुताबिक बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है, तो ये तालीमी और सकाफती हुकूक है, मजहबी हुकूक
आज़ादी का मजहबी आज़ादी का हक है, दस्तूरी जवाज का हक है, लेकिन हुकूक इंसानी के नाम से कोई हक नहीं है। वो एक अ, वे मतलब एक अलग टर्म के तौर पर उसको बता दिया गया है यहाँ। इब्तदाई ज़माने में इंसान इंसान पर की मदद से ज़ेल के मुतबादिल में से किस पर लिखता था? यहाँ पर की मदद से बोला है, इसलिए याद रखना है, वरना हम जो है ये पत्र पर भी सोच सकते हैं। तो जो गीली मिट्टी होती थी उस वक़्त उसको जो है गीली ईंटें की शक्ल में बना दिया जाता था, तो उस पर जो है पर की मदद से इंसान लिखता था। तारीख के मतन के हवाले से फ़रात इस लफ्ज़ का कतई मफ़हूम क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बताया था आपको कि हर पेपर में कोई तो भी एक सवाल ऐसा आ रहा है जिसमें लफ्ज़ का मानी पूछ रहा है। तो फ़रात का जो मानी होगा वो कदीम है, पुराना, लेकिन यहाँ पर कदीम और पुराना वाला कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो उससे मिलता-जुलता कौन-सा होगा कदीम, पुराना? तो साबिका। तो इसलिए हमने क्या करना है, साबिका ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है? फ़र्द और उसके अहद के मद्देनज़र मुनासिब ज़माने को तसलसल तरतीब ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल बयान कीजिए। तो आपको ये डायरेक्टली वो कर देता हूँ, इसको एक्सप्लेनेशन जो है अगर आगे नोट्स में आएगा तो मैं बताता हूँ। वर्धमान महावीर, उनके बाद गौतम बुद्ध, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक आज़म। इस तरह से इनके दरमियान में सीक्वेंस है, ठीक है? ये सीक्वेंस पर मबनी है। देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा है? तो किसने रखा है? तो मोहम्मद तुगलक ने रखा है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है? गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुकद्दस किताब में ज़ेल में से किसकी शायरी शामिल है? ये मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग सवाल हुआ, क्योंकि मैंने जब मालूम किया तो इसमें जो है इन चारों में से किसी का नाम नहीं शामिल था। जब मैंने मालूम करने की कोशिश किया कि गुरु ग्रंथ साहब में किसके शायरी है, तो कुछ और ही चीज़ें मिली, लेकिन ये नहीं मिला। फरीदगंज शक्कर भी उसमें एक फरीद नाम से भी उसमें वो मिला कि उस शायर की, मुस्लिम एक शायर है जिसकी शायरी भी उसमें गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। वैसे कई शायरों की है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। जो ऑप्शन पेपर में इसका सही जवाब बताया हुआ था वो ये था कि चैतन्य महाप्रभु। तो मैंने यहाँ टिक कर दिया। इस सवाल का जवाब जिम्मेदारी आप पर, आप जो कबूल करें इसमें से चारों में से जो भी रहेगा। अब यहाँ देखिए वही सवाल जो पहले आया था, इससे पहले के पेपर में, जेल में से मुनासिब बयान वगैरह को सही वो करना है। आदिल शाही ने शाहजी राजे को सर लश्कर का खिताब दिया। निजाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जगह दी। वही बात जो मैंने आपको पहले बताया, तो इसमें सिर्फ पहला अलिफ सही है। जेल के मुतबादिल में से मुनासिब शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज्य का काबिल एतमाद कारिंदा नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने उसको खाली छोड़ दिया, क्योंकि मुझे चारों में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं लगा कि जो उसका जवाब से मिलता जुलता, तो मैंने उसको छोड़ दिया। यहाँ पर सिद्दी मिस्री आया है, अगर सिद्दी जोहर होता तो सही जवाब हो जाता था। सिद्दी मिस्री की जगह सिद्दी जोहर अगर आता था तो वो काबिल एतमाद कारिंदा नहीं था, चूंकि वो बीजापुर के आदिल शाही हुकूमत से जुड़ा हुआ था, ठीक है? शिवाजी महाराज के मजलिस विजरा प्रधान में से किसको जंगलों के सॉरी, यहाँ जंगलों दे दिया गया है ना, तो ये जंगलों नहीं है, ऐसे पेपर में भी मिस्टेक हो जाती है, ये जंगो है। अभी इससे पहले हमने जो सवाल हल किए किसको नहीं भेजा जाता था, तो मुंसिफ और पंडित राव, ये इसका जवाब होगा। मुंसिफ और पंडित राव को जो है नहीं भेजा जाता, ठीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज के पहली मर्तबा सूरत पर हमला करने की बुनियादी वजह कौन सी? तो कौन सी वजह है, यहाँ पर आप पूरे ऑप्शन तो पढ़कर सुनाने के लिए काफी लंबा टाइम जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है? शाइस्ता खान के 3 साल दौरे हुकूमत से स्वराज्य के नुकसान की भरपाई के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की 5 सवाल देखिए, आप बार बार इस पर गौर कीजिए, तो 5 सवाल शिवाजी की तारीख पर आ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजा छत्रपति ये क्या ही वोट कौन से सिक्के ढाले गए? क्वेश्चन में कुछ तो भी गड़बड़ी है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? वो जो ढाले गए थे वो तांबे की शिवराई थी और सोने के हून थे। हून बोलते थे सिक्के को उस जमाने में, ठीक है? सोने और चांदी के हून भी उस वक्त में ढाले गए थे। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। हाँ, ये 2019 का पेपर है। वैदिक तहजीब के कौन से ग्रंथ में अद्वियाती नवादा? तो ये इससे पहले मैंने आपको बताया वो अथर्ववेद है।
अब ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनके बारे में आपने थोड़ी सी डिटेल मालूम करना है। अलजबरा ये किस जुबान का लफ्ज है? तो अलजबरा जो है अरबी जुबान का लफ्ज है और ये अल ख्वारिज़मी की किताब से लिया गया। अल ख्वारिज़मी की एक अलजबर वल मुकाबला, इस तरह से एक बड़ा नाम है किताब का, तो वो किताब से इसको लिया गया। वहां से अलजबरा लफ्ज मशहूर हुआ अल ख्वारिज़मी से, चूंकि उसको जो है फादर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है, अल ख्वारिज़मी। सातवान हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान, ये मुकाम कौन से नाम से जाना है? देखिए सवाल वही है जो पहले आया, महाराष्ट्र में सातवान हुकूमत कहाँ से, किस रियासत से थी? तो वही चीज अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में आपने उस सवाल के बारे में पढ़ लिया है, मुख्तसर भी अगर पढ़ा है, तो भी आप दूसरा उस पर उससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो आप कर सकते हैं। तो ये बैठा है। देखिए फिर यही सवाल रिपीट हुआ है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन निजाम शाह से उसने कर दिया है। शिवाजी महाराज के हिंदी स्वराज्य के बारे में ये फिर इस तरह का सवाल आया है, तो ये बात सवाल बार बार रिपीटेड है। शिवाजी महाराज के मजलिस वज़रा अष्टप्रधान के सदर को उनके कामों का मेहनताना किस नौयत से दिया जाता था? तो जागीरें दी जाती थी। ये मैं आपको पूरे 8 लोगों की लिस्ट भी दूंगा नोट्स में, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से वो अष्टप्रधान में शामिल थे। रामायण की जज्बातियत के ताल्लुक से इंसानी जिंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायत को बढ़ावा देने से मुतालिक अदब का ताल्लुक कौन से संत से? तो संत नामदेव से इसका ताल्लुक है। शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजा शिव छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए? तो यहाँ पर अब किताब में जो चीज दी गई है वो सोने के होन भी है, चांदी का होन भी है। तो अब हमारे लिए ये ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ हम किसको करें? तो मैंने तो इसको खाली छोड़ा हूँ, ज्यादा सही जवाब इसका जो है सोने के खून हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए जिला परिषद से, यहाँ से जो है ये जिला परिषद का हम इसमें लेंगे। ये सवाल अब तक जो है 3 से 4 मरतबा है, सेम सवाल 3 से 4 मरतबा है। इसको हम ये वाले को स्विच में लेंगे, इसको देख लीजिए। इब्तदाई जमाने में बरू से लिखने के लिए आमतौर पर कौन से दरख्त की छाल का इस्तेमाल करते थे? तो साल के दरख्त की छाल का इस्तेमाल करते थे। और भारत के पारसी समाज के कैलेंडर जनतरी को कौन सा जो है तरीका कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये भी आपकी किताब में मौजूद है, 5वीं क्लास की किताब में मौजूद है। शहनशाही तरीका उसको कहते हैं, ठीक है। पारसी समाज के जो कैलेंडर है उसको शहनशाही भी कहते हैं। ये सवाल इसके साथ साथ, हाँ, भारत की तारीख का कदीम जमाना कौन सा है? तो आपको भारत की तारीख का कदीम जमाना जो है मालूम होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो पत्थर के जमाने से शुरू होती है और 10वीं सदी ईस्वी तक चलती है। दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है? तो कौन सा बयान सही है? हड़प्पा तहजीब को सिंध की तहजीब भी कहते हैं, ये बयान भी सही है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों मकामात पर मिलने वाले आसार में यकसा खुसूसियत पाई जाती है, ये बात भी सही है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों शहर आज पाकिस्तान में, ये बात भी सही। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 होगा ये सही होगा। इंसान के इर्तिका में अक्लमंद इंसान को किस नाम से जाना जाता है? वैसे यहाँ पर जो है जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इस बिना पर कंफ्यूजन हो सकता है कि चारों में से कोई भी जवाब नहीं, लेकिन चूंकि अक्लमंद इंसान के लिए सेपियंस कहा जाता है, इंसान को होमो कहा जाता है और अक्लमंद के लिए सेपियंस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो होमो सेपियंस होना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन नहीं है। फिर भी एक जवाब दुरुस्त है, वो कौन सा है? क्रोमेनान। क्यों क्रोमेनान सही है? तो यूरोप में अक्लमंद इंसान के लिए, होमो सेपियंस के लिए क्रोमेनान का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। तो इस एतबार से ये जवाब भी सही है, ठीक है। दर्ज झेल में से कौन सा इलाका शिवाजी महाराज के स्वराज का हिस्सा नहीं था? तो ये कारवाड़ और धारवाड़, ये जो है इलाका नहीं था। कारवार जो है कारवार का इलाका आदिल शाही हुकूमत में, बीजापुर की हुकूमत में आता था। शिवाजी महाराज ने अपने माविनीन को शिवाजी महाराज अपने माविनीन को नसीहतें कर रहे हैं, इस तरह के तसव्वुराती नज्म किसने लिखी है? इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसको खाली छोड़ दिया। ऐदे वस्ता के भारत का बहरिया किस सदी में कायम हुआ? तो मैं पहले ही बताया आपको कि वो 17वीं सदी में कायम हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज शिवनेरी में पैदा हुए, जो ताल्लुक है उसको समझना पड़ता है इस तरह के सवाल में। तो समर्थ रामदास कहाँ पैदा हुए? तो समर्थ रामदास जो है ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत है। जाम्ब किताब में जो दिया गया है वो इस तरह से जाम्ब, ठीक है। हालांकि इसको भी जाम पढ़ा जाएगा, लेकिन किताब में ये नाम सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही होगा, ठीक है।
छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मातहतों खुद्दाम का एक बाप की तरह ख्याल रखते थे। तो यहाँ पर दर्ज बाला बयान की वजाहत करते मौलिन दर्ज झेल में से किसकी मिसाल देगा। तो यहाँ पर एक चीज समझना है कि इन सबके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। ये मदारी मेहतर जो है उस जमाने में जो साफ सफाई करने वाले होते थे उनके लिए कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है उनको जो है उसकी मिसाल तो नहीं दी जाएगी। कान्होजी जीदे और प्रतापराव गजर, ये दोनों, एक इसमें से एडमिरल था, बहरी बेड़े का सिपह सालार था, और एक जो है एक फौज का सिपह सालार था। तो ये दोनों हैं। और ये बाजी घोरपड़े, ये जो है ये वो इंसान था जिसने शिवाजी महाराज को कैद करके आदिल शाही हुकूमत में ले गए थे। इसने कैद किया था, आदिल शाही हुकूमत में ले गया था, ये कहाँ ले गया था ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन इसने कैद किया था। तो जाहिर सी बात है इसकी मिसाल जो है नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सवाल पर गौर करना है कि मौलिन दर्जे झेल में से किसकी मिसाल नहीं देगा। तो वो कौन होगा? बाजी घोरपड़े, क्योंकि इसने उनको कैद किया था। तो इसकी मिसाल देगा क्या? नहीं मिसाल देगा। तीनों की किसी हद तक जो है बात हो सकती है, लेकिन बाजी घोरपड़े की मिसाल नहीं देगा, ये बात याद रखें। शिवाजी महाराज की फौज में बारगिर का होता है, ये भी 2-3 मरतबा सवाल आ गए। इस तरह से ये सवालात हैं, आपने इनको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इतने सवालात को वो कर लिया हूँ। अभी मैं आपको जो है टीईटी की स्टडी है हिस्ट्री की, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो तारीख में जो सवालात आते हैं, खास तौर से जो तारीख की किताब है, दरसी किताब 4वीं क्लास की और 5वीं क्लास की, इन दोनों में से आपके सवालात रहते हैं टीईटी के पेपर में। एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर होता है उसमें, और बाकी जो 5वीं से ऊपर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं के जो रहते हैं वहां से पेपर 2 में आता है। तो अभी हम पेपर 1 की एनवायरमेंटल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने जो 4वीं और 5वीं की तारीख की किताब है उसमें से अहम अहम पॉइंट्स यहाँ पर ले लिया हूँ। तो बाज़ जगह पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बाज़ जगह पर जो है सिर्फ समझ लीजिए बात को। ठीक है, इस तरह से एक अच्छी तैयारी हो सकती है। और मुझे यकीन है कि पूरा जो हिस्ट्री का जो आएगा 8 से 10 मार्क का, तो वो इसी इसमें से रहेगा इंशाल्लाह, जो आज हम वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, शिवाजी महाराज का ताल्लुक न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि सारे मुल्क से था। ये बात किसने कही थी? इस पर एक सवाल भी आ चुका है पहले। तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका कहा हुआ ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। शिवाजी महाराज के अहद के मुसव्विर मीर मोहम्मद की बनाई हुई तस्वीर, जब आप 4वीं क्लास की तारीख की किताब ओपन करते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि एक तस्वीर, बड़ी सी पूरे पेज पर एक तस्वीर है शिवाजी महाराज की, और साथ में कई सारे लोग हैं। तो वो तस्वीर जो है वो मीर मोहम्मद की बनाई हुई है, और वो अभी किस म्यूजियम में है? तो वो पेरिस के म्यूजियम में। ठीक है, शिवाजी महाराज जिस जमाने में गुजरे वो जमाना क्या कहलाता है? ऐदे वस्ता का। आपको मैंने इससे पहले बताया कि कौन सा कदीम दौर कब से कब तक है भारतीय तहजीब में या भारत की तारीख में, और ऐदे वस्ता कब तक कहलाता है, और ऐदे जदीद कौन सा है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। जब आप उसकी 4वीं क्लास की किताब को देखेंगे तो वहाँ दूसरे नंबर के सबक में संतों की तालीमात दी गई, और उस पर से भी सवाल कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, ये जो महाराष्ट्र के संतों के नाम यहाँ दिए हुए, लेकिन श्री चक्रधर एक ऐसे संत है इस लिस्ट में जो गुजरात में इनकी पैदाइश हुई, और बचपन का दौर उन्होंने गुजरात में गुजारा। उसके बाद वो इधर आ गए, महाराष्ट्र में आ गए, और फिर पूरी जिंदगी उन्होंने महाराष्ट्र में ही गुजारी। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चौखा मेड़ा, तो ये जो है ये जो संत गुजरे हैं ये सब महाराष्ट्र में गुजरे। श्री चक्रधर जो थे उन्होंने जो एक महानुभाव फिरका जो है कायम किया था, उनकी लिखी हुई याददाश्तें लीला चरित्र में महफूज है। ये आपने याद रखना। बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, तफसील में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं स्पीड से शॉर्ट में बता रहा हूँ। संत नामदेव को जो है विट्ठल से अकीदत थी, वो जो बजाने का वो होता है, और इनकी वो कहाँ के थे? पैदाइश में उनकी नरसी में, और नरसी के रहने वाले थे, और उन्होंने जिस धर्म को फैलाया वो धर्म भागवत धर्म है। फिर एक मरतबा पंजाब भी गए, पंजाब जाकर उन्होंने मसावत की तालीम दी। उनके कुछ भजन आज भी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। इस पर से भी एक मरतबा सवाल आया है। उनके भजन की बात है, लेकिन यहाँ पर शायरी की नहीं है, शायरी पर सवाल था। संत ज्ञानेश्वर जो है वो आपे गांव के रहने वाले थे। सोपान देव और निवृत्तिनाथ जो है
उनके दोनों भाई और मुक्ताबाई उनकी बहन थी। इनकी तालीमात ये इस तरह का सवाल हो सकता है कि ईश्वर से अकीदत रखो, हर एक से अच्छा सलूक करो, दुखियों की मदद करो, उनके दुख को दूर करो। ये बात किसने कही? तो ये संत ज्ञानेश्वर की कही हुई है और कहाँ है? उनकी किताब ज्ञानेश्वरी में मौजूद है। ये क्या हुआ, इन्होंने जवानी में ही पूना के करीब आलमदीन नामी एक मकाम पर उन्होंने जिंदा समाधि ले ली, यानी जिंदा दफन हो गए। संत एकनाथ पैठण के रहने वाले थे, जो सातवां हुकूमत का जो है सदर मकाम था, प्रतिष्ठान जिसको कहा जाता था, अभी उसको पैठण कहा जाता है। तो संत एकनाथ पैठण के रहने वाले। गोदावरी नदी के किनारे एक छोटा बच्चा, जो आपने चौथी क्लास की किताब में देखे, उस बात से भी इनका नाम याद रखा जा सकता, संत एकनाथ का। ठीक है। संत तुकाराम, हाँ यहाँ पर एक बहुत मतलब आपको याद रखने के लिए एक अहम नुक्ता है कि शिवाजी महाराज के जमाने में कौन से संत हो गुजरे। तो संत तुकाराम वो थे जो शिवाजी महाराज के जमाने में थे। पूना के करीब देहिव गांव से उनका ताल्लुक था संत तुकाराम का। इनका एक वाकया मशहूर है कि उन्होंने जो है, उनकी एक दुकान थी और उस दुकान में जितने भी लोगों को उन्होंने जो कर्ज दिया था, वो कर्ज के रजिस्टर को उन्होंने इंद्रायणी नदी में गर्क कर दिया था। ये बात आपने याद रखना है। ठीक। वो इंसान, वो इनके कही हुई एक बात यहाँ पर दी हुई, वो इंसान नेक है, बड़ा है और फरिश्ता सिफत है, जो दुखियों को अपना समझे। समर्थ रामदास, इनके बारे में सवाल भी आया है। ये सवाल इस तरह से था कि शिवाजी महाराज तो शिवनेरी, तो फिर समर्थ रामदास का डॉक्टर देकर जो है आगे खाली जगह थी। तो यानी शिवाजी महाराज शिवनेरी पैदा हुए, तो फिर समर्थ रामदास कहाँ पैदा हुए? तो वो जाम्ब नामी गांव में पैदा हुए। उनका असल नाम नारायण है और उन्होंने जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम है दासबोध। ये बात आपने याद रखना है। उन्होंने, हाँ यहाँ पर और एक बात याद रखने की है, वो ये कि उन्होंने लोगों को ताकत की कद्र कीमत समझाने के लिए जगह जगह उन्होंने हनुमान के मंदिर बनाए। तो ये बात भी याद रखना है। हाँ यहाँ पर ये जो हुक्मरान थे, छोटे छोटे इलाकों में जो है हुकूमत करते थे ये लोग, तो सिंध खेड़ के जादव। अब यहाँ पर याद रखना, कैसे याद रखेंगे उसको, उसके लिए मेरे ख्याल से तरीका यह है कि सिंदखेड़ को डायरेक्ट जादव से जोड़ो। सिंदखेड़ जादव, फल्टन निम्बालकर, मधोल घोरपड़े, है ना। तो इस तरह से ज्यादा आसानी से याद रखा सकता है। जावली मोरे, एलोरा भोसले, है ना। तो इस तरह से याद रखकर इनको जो है इसको याद रखने का एक तरीका हो सकता है। सिंदखेड़ के यादव और देवगिरी के यादव एक ही खानदानी सिलसिले से, देवगिरी के यादव है। ठीक है। घृष्णेश्वर मंदिर जो है एलोरा के करीब में जंगल में ये एक मंदिर था, और इसके तामीर करने का, इसको रिनोवेट करने का जो काम किया, वो किसने किया? मालोजी राजे भोसले ने किया। उनकी बीवी का नाम उमाबाई, और इनके दो बेटे थे, शाहजी राजे और शरीफ जी। ठीक है। ये उनके दो बच्चे थे। अब इनके जो मालोजी राजे, इनके छोटे भाई विठोजी राजे थे, और फिर जो है शाहजी राजे की जो शादी हुई, मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए, और विठोजी राजे, ये मालोजी राजे के जो बेटे थे शाहजी, इनकी शादी जो हुई लखोजी जादव की बेटी जीजाबाई से, यानी शाहजी की शादी जीजाबाई से। फिर शाहजी को एक बात ये भी याद रखो, इस पर बहुत मर्तबा सवाल आया। शाहजी राजे को आदिल शाह ने सर लश्कर का खिताब दिया था। इस पर मैं सवालात में आपको समझा भी चुका हूँ। शिवाजी महाराज का जन्म, हाँ, शिवनेरी किले में हुआ। ठीक है। और कब हुआ? 19 फरवरी 1630 को हुआ। आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक का इलाका फतेह करने की जिम्मेदारी दी, और जागीर कहाँ किया था? कि बेंगलोर किया था। तो ये दोनों ही बातें आपने याद रखना है। शाहजी राजे संस्कृत जुबान के माहिर थे। रायरेश्वर का मंदिर पूना के मगरिब में वाक़ है। और जो शिवाजी महाराज ने जो है शिवाजी की जो मोहर संस्कृत में जो बनाई गई, वो कब बनाई गई? 1645। राज स्वराज की जो है पहली राजधानी कौन सी बनी थी? राजगढ़। स्वराज की पहली राजधानी राजगढ़ थी, ये याद रखना आपने। शिवाजी महाराज ने तोरना किला फतेह करके उसका वहां पर स्वराज कायम करने का तय किया था। बीजापुर के आदिल शाह ने जावली के जागीरदार मोरे को चंद्रराव का खिताब दिया था। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि बीजापुर के आदिल शाह ने दो लोगों को खिताब दिया इस दरसी किताब के मुताबिक। वो है शाहजी राजे,
जिनको जो है सारे लश्कर का खिताब दिया गया, और जावली के जागीरदार मोरे हैं, जिनको खिताब दिया गया राव का, है ना, चंद्र राव का खिताब उनको दिया गया। ठीक है, ये दोनों बातें आपने याद रखना है। 1645 ईस्वी में दौलत राव मौर्य इंतकाल कर गया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मौर्य की मदद की। जब वो इंतकाल हो गया तो फिर वो पॉलिटिकल जिस तरह से हैंडल किया जाता था चीजों को, उनके बाद जो है कौन जो तख्त नशीन होने वाला था उसकी मदद की इन्होंने, तो वो उनका फेवर वाला हो गया इस तरह से। अफजल खान और शिवाजी महाराज की मुलाकात प्रतापगढ़ किले में हुई थी, ये बात याद रखना है। लेकिन इस बात को याद रखना है कि अफजल खान को शिवाजी महाराज ने नहीं मारा था। ठीक है, वो जो है उन दोनों के जो आ, साथी थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी या उनके जो पर्सनल जो उनके साथ में फौजी थे उनके, तो उन्होंने शिवाजी के साथ में एक मुस्लिम सिपाही था, उसने जो है ये किया था, अफजल खान के हमले को रोककर जो है अफजल खान को मार दिया। तो आप शिवाजी कौन थे ये तारीख पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा, तारीख की किताब पढ़ेगी। सिद्दी जोहर ने पिन्हालगढ़ का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया था। सिद्दी जोहर नाम याद रखो आप, क्योंकि सवाल जिस तरह से आए हैं किताब आपके पेपर में, वो ये कि कौन जो है काबिल एतमाद नुमाइंदा था, कौन नहीं था। तो सिद्दी जोहर नहीं था, क्यों? क्योंकि उसने शिवाजी के एक किले का पिन्हालगढ़ का मुहासरा किया था, और उस वक्त में फिर जब उसने मुहासरा किया वहां पर शिवाजी भी मौजूद था, वो वहां से फरार हो गए। बाजी प्रभु ने उनको वहां से फरार होने में मदद किया, और फिर खुद जो है जब बाजी प्रभु सिद्दी जोहर को रोकने के लिए दुर्रे पर अपने अपने कुछ सिपाहियों के साथ जो है लड़ता रहा, तो वो मर गया बाजी प्रभु। और उसके मरने के बाद जो है शिवाजी महाराज को जब उसकी खबर हुई तो उनको काफी दुख हुआ, और बाजी प्रभु के मरने पर जो है उस दुर्रे का पहले उसका नाम घोड़ा दुर्रा था, लेकिन बाद में उसको पावन खंड के नाम से मशहूर कर दिया। नाम बदलने की रिवायत प्रथा जो है अभी की नहीं है, पुरानी है। शाइस्ता खान ने पूना में लाल महल में कयाम किया, ये बात याद रखना है। शाइस्ता खान ने पुरंदर किले का मुहासरा किया था। फिर शहंशाह ने जब वहां पर शिवाजी एक बारात के साथ वहां पर गया और उसने शाइस्ता खान पर जो है हमला किया और शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई, तो फिर जब ये बात शहंशाह औरंगजेब को पता चली तो उसने क्या किया, शाइस्ता खान को बंगाल जाने के लिए कह दिया कि बंगाल जो है एक फरमान जारी कर दिया कि वो बंगाल चला जाए। शिवाजी महाराज ने 23 किले और 4 लाख खून सोने का सिक्का मालगुजारी का इलाका मुगलों को देना कबूल किया। शिवाजी के पास में तकरीबन 300 किले थे। कितने थे? 300। उसमें से 23 किले और 4 लाख खून सोने के सिक्के होते थे, वो देने का तय किया गया है। ये सुलहनामा कब हुआ? 1665 ईस्वी। ठीक है, और सूरत में मुगलों का इक़्तिदार था, और वो जो है एक बड़ी तिजारती मंडी थी, ये बात आप याद रखना है। इसके ऊपर क्या हुआ, फिर एक मर्तबा शिवाजी ने भी उस पर हमला किया। पुरंदर के किले के मुहासरे के दौरान दिलियर खां और मुरारबाजी के सिपाहियों में लड़ाई, किसके दरमियान में ही? पुरंदर के किले के मुहासरे में। तो दिलियर खां और मुरारबाजी, अब ये इतनी बारीक बातें उसमें आना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्योंकि अहम बातों को पढ़ रहे तो तमाम बातों को समझ लेते। किला फतेह हुआ मगर शेर मारा गया, ये बात शिवाजी ने किसके बारे में कही थी? तो ये तानाजी के बारे में कही। ठीक है, कोंडाना के किले पर जयसिंह के मुकर्रर किए हुए राजपूत किलेदार उदय भान, क्या नाम है उनका? उदय भान, ये नाम याद रखना है। और किसने मुकर्रर किया था? जयसिंह ने, कोंडाना किले पर। किला कोंडाना सिंहगढ़ के नाम से याद किया जाने लगा, उसका नाम भी बदल दिया गया कोंडाना किले का। उसको कब बदला गया? 1670 ईस्वी। अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी का इंतकाल हो गया। शिवाजी की जो शिवाजी महाराज की जो समाधि है वो रायगढ़ में। कहाँ पर है? रायगढ़ में। अभी यहाँ पर दुर्ग एक लफ्ज आया है। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किलों की अहमियत बताने वाली किताब। तो ऐसे मैंने आपको जब सवालात बताया तो आपको मैं उसमें एक बात बताया कि कोई अल्फाज भी दे दे रहा है और उसका क्या मफहूम है, मतलब है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर दुर्ग आपने याद रखना है। दुर्ग यानी किलो की अहमियत वाज़ेह करने वाली किताब। और वो किताब का नाम क्या है? आज्ञा पत्र। किसने लिखा है? रामचंद्र पंत मातिया ने लिखा।
भारतीय बहरी बेड़े का बानी किसको कहा जाता है? तो शिवाजी महाराज को कहा जाता है। फिर शिवाजी महाराज के दौर में महकमे जासूसी के अफसर का नाम क्या था? अफसर आला कौन था? तो बहिरजी नाइक। ठीक है। बहरी किलों को क्या कहते थे? तो जंजीरा भी कहते थे। शिवाजी महाराज के पास कितने किले थे? तो तकरीबन 300 किले थे। ये बात मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ। ये चीज तो आपको याद रखना है। निजाम शाह के बासलाहियत वजीर का नाम क्या था? निजाम शाह अहमदनगर के थे। ठीक है। तो उनके पास उनके जो वजीर का नाम था मलिक अंबर। औरंगाबाद का औरंगाबाद नामा एक किताब है। तो वो किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये इनके बारे में काफी तफसील से चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो है ये जो मैंने उधर बताया आपको, आपने इसको सही मैच करना है। ठीक है। शाहजी राजे खुद जो है संस्कृत जुबान के माहिर थे। माहौल में रहने वालों को माहौली कहते हैं। ये शाही मोहर पर ये लिखा हुआ है, आपने इसको रुक कर पढ़ना है। शिवाजी महाराज की जागीर में पूना, सुपा, चाकुन और इंदापुर के परगने भी शामिल थे। शिवाजी महाराज ने तूरना फतेह करके स्वराज कायम करने का तैयार किया। फिर स्वराज की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगढ़। ये सब हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है। यहाँ देखिए शिवाजी महाराज शहंशाह के दरबार में पहुंचे। उस रोज शहंशाह की कितनी सालगिरह थी औरंगजेब? तो उस वक्त 50वीं सालगिरह थी। आगरा से वापस लौटते वक्त संभाजी को, यानी शिवाजी के बेटे का नाम क्या था? संभाजी था। तो संभाजी को कहा उन्होंने किस महफूज मकाम पर रखा था? तो मथुरा के मकाम पर उन्होंने रखा था। यहाँ पर तानाजी को किन तानाजी कोकन के इस गांव के रहने वाले थे। कौन से गांव के रहने वाले थे? उमर थे। तीसरा ऑप्शन आपने याद रखना है। जय सिंह ने उदयभान को जिस किले का किलेदार बनाया था वो कौन सा था? इसका जवाब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। आपने इसको वहां से देखकर जो है बराबर टिक करना है। इसका जवाब भी आपने बताना है। ये जवाब कमेंट करके आपने बताना है, दोनों के जवाब। क्वेश्चन में से सही लफ्ज चुनकर खाली जगहों को पुर कीजिए। वेंको जी राजे जुलूम में शाहजी की तंजावर की जागीर की निगरानी करते थे। ये बात रखना है, याद रखना है। कुतुब शाह जो है उसकी जो राजधानी है वो गोलकुंडा थी। ये बातों को जो है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको पढ़ सकते हैं। अष्टप्रधान मजलिस विजरा जो थी शिवाजी की, तो वो 8 जो वजीर होते थे तो उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आप देखो यहाँ पर अमातिया वजीर खजाना है। ये बात आपने याद रखना है। और वजीर उमूर मजहब पंडित राव है। पंडित राव को जो है इसमें जाने की इजाजत नहीं थी। जंगों में लड़ना नहीं पड़ता था। ठीक है। और किसको नहीं लड़ना पड़ता था? यहाँ पर वजीर जो मुंसिफ होता था, मुंसिफ को भी लड़ना नहीं होता था जंगों में। ठीक है, याद रखें। आसार कदीमा के बारे में ये सन का सिलसिला मालूम होना चाहिए कि सन ईस्वी और कब्ल मसीह में क्या फर्क है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साल को जो है 0 साल माना जाता है। और उसके बाद से 100 साल गुजर गए तो 100 ईस्वी, है ना। अभी कितने गुजर गए? 2025। तो इसलिए 2025 ईस्वी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को इतने साल गुजर गए। और पहले वाले अरसा बताना रहा तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 100 साल पहले की बात है तो 100 कब्ल मसीह इस तरह से लिखते हैं, 1000 कब्ल मसीह। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने ये। यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ शिवाजी की लाइफ के कुछ अहम वाक़यात दिए गए, टाइमलाइन बोलते हैं इसको, तो वो दिए गए हैं, आपने इसको पढ़ना है। राज्य अभिषेक शक नाम से उन्होंने जो है सन की शुरुआत की थी। यहाँ पर 2 कैलेंडर और भी बताए गए हैं, शालिवाहन शक और विक्रम संवत भी भारत में ये कैलेंडर राइज थे। फिर इसके साथ साथ जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मौके, हिजरत जब हुई तो उस वक्त से एक नए कैलेंडर की शुरुआत की गई। मतलब उसी वक्त नहीं शुरू किया गया था, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो है हिजरी कैलेंडर बनाया गया। और उसको जो है उसकी बुनियाद कब से मानी गई? तो हिजरत को उसकी बुनियाद माना गया, हिजरत को पहला साल माना गया, है ना। तो वहां से सन हिजरी कैलेंडर शुरू होता है। इसमें फर्क यह है कि अब हिजरी कैलेंडर जो है वो चांद की बुनियाद पर तय किया जाता है, और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं वो सूरज की बुनियाद पर होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं, और हिजरी कैलेंडर में 355 दिन होते हैं।
ठीक है। और फारसी लोगों का जो कैलेंडर होता है उसे शहनशाही कहते हैं। ये बात याद रखना, इस पर एक मरतबा सवाल भी आया है। फारसी लोगों का जो कैलेंडर है उसको शहनशाही कहते हैं। हाँ, यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो पुरानी चीजें हैं हड़प्पा के दौर में जो है ये कह दिया गया है कि हड़प्पा की तहजीब जो है 2500 से 3000 3,500 साल कबल मसीह में थी, है ना। तो ये कैसे पता चलता है, वो जो चीजें मिली इसकी उम्र बताई जाती है कि 5,000 साल पुरानी है, 3,000 साल पुरानी है, 2700 साल पुरानी है। कैसे बताया जाता है, तो उसके लिए कार्बन 14 का मेथड अपनाया जाता है। कार्बन 14 का एक तरीका है और इस तरीके को विलार्ड लिब्बी नामी साइंसदान ने पेश किया है, ये आपने याद रखना है। उसके कार्बन 14 की मदद से जो है 60,000 साल तक की कदीम अशिया की उम्र मालूम की जा सकती है। अब वो प्रोसेस से बाकायदा है, उतनी तफसीलात में भी हमको यहाँ नहीं जाना है, इतना याद रखना है कार्बन 14 मेथड के तहत ये सब किया जाता है। हाँ, ये देख लीजिए ऊपर 5 नवंबर 2013 को भारत ने खला में मरीख खलाई जहाज रवाना की और यह मुहिम 24 सितंबर 2014 को कामयाबी से किनार हुई, जो एक तारीखी बात है, ये सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। इंसान नुमा बंदर, अब यहाँ पर इंसान के बारे में तारीख का सिलसिला शुरू होता है, ठीक है। तो जो पहला इब्तदाई इंसान था, वैसे ये जो है ना 5वीं क्लास की किताब इंसान का अर्थ नाम की डार्विन की थ्योरी पर डिपेंड करती है, वहां से चीजें ज्यादा ली गई है। और मेरे ख्याल से डार्विन की थ्योरी कोई सही थ्योरी नहीं है, उसके ऊपर बाकायदा जो है कई लोगों ने लिखा भी है। और जिस तरह से इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो बंदर से और इससे उससे हुआ आगे बढ़ा, वो वैसा कुछ नहीं है। हमारे सामने जो हमारी तारीख है वो बहुत रोशन है। इंसान जो है आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से आगे बढ़े, पूरी इंसानियत उनके जरिए से आगे बढ़ी, वो पहले इंसान है, ठीक है। तो ये जो पहला इंसान था, इंसान नुमा जो बंदर जैसा दिखता था किताब के मुताबिक, अपने मुताबिक, तो उसको ऐप बंदर कहते हैं, ठीक है। फिर ये सबसे पहले कहाँ मिला, तो बर्रे आज़म अफ्रीका में ये मिला। इसको अधिमानव कहते हैं, इब्तिदाई इंसान अधिमानव, ठीक, ये याद रखना है। हाँ, यहाँ पर कुछ 40 डार्विन की किताब के बारे में दिया है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज। तो आपने ये किताब और भी किताबों के बारे में दिया हुआ है जहाँ उसने अपने इस नजरिए को बताया, तो ये आपने स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना है। मैंने अहम बात को जो है अंडरलाइन कर दिया। हाँ, तो ये होमो का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये लातीनी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है इंसान, ठीक है। और ये सबसे पहले ये जो होमो सेपियन जिसको कहा जाता है, तो ये बर्रे आज़म अफ्रीका के तंजानिया और केन्या के आसपास में जो मुल्क है उसके आसपास में ये इंसान की मौजूदगी के सबूत मिले। एक बच्चे की खोपड़ी जो है तमिलनाडु की भी बहुत पुरानी तारीख में मिलती है। तो ये सब जो है अलग अलग इलाकों से जो चीज़ें आसार कदीमा में मिल जाती है उसकी तारीख हमारे सामने आ जाती है। कई वो चीज़ें होगी जिसकी तारीख अब तक भी हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि वहां तक लोगों की रसाई नहीं हुई। तो ये खोज लगाने वाले जो साइंसदान थे वो लुई लीकी थे, और इस वजह से उन्होंने इसका नाम क्या दिया, होमो हैबिलिस। हैबिलिस का मतलब होता है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। और इसको होमो इरेक्टस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है सीधा खड़े रहना, यानी जो इंसान, वो इंसान जो हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करता था, यानी पत्थर का औजार बना लेता था, लकड़ी का औजार बना लेता था, वो इंसान को जो है होमो हैबिलिस कहते हैं। और एरिक्टिस, होमो एरिक्टिस इसको एरिक्टस उसको इस वजह से कहते हैं कि वो सीधा खड़े रहने लग गया था, ठीक है। ताकतवर इंसान सबसे पहले मुल्क जर्मनी में मिले और उनको निंदरथाल कहते हैं, ठीक है। इस पर इससे पहले भी मैंने आपको बताया, इतना ही याद रखना है। अक्लमंद इंसान के लिए होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस, होमो का मतलब जो है इंसान और सेपियंस का मतलब अक्लमंद, और इनको यूरोप वाले क्रोमेनान भी कहते हैं। मैंने इससे पहले ये बात भी आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़े, तरक्की पजीर इंसान को, तरक्की पजीर अकल वाले इंसान को होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बात आपने याद रखना है। जिस जमाने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिलते हैं उस जमाने को पत्थर का जमाना कहते हैं। महाराष्ट्र में पत्थर के कदीम जमाने के मकामात में से नासिक नासिक के करीब जो है गंगापुर है, याद रखना है। और यहाँ पर राजस्थान पत्थर के वस्ती जमाने के मकामात की गलत जोड़ी पहचानना है, तो राजस्थान बैगोर
उसको बैगोर बोलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, गुजरात का लाखंज है और महाराष्ट्र का बीजापुर। तो ये वाली चौथी जो जोड़ी है ये गलत है। महाराष्ट्र में बीजापुर नहीं है बल्कि जलगांव जिले का जो पाटना नामी मकाम है जहाँ पर वस्ती जमाने के मकाम मिलते हैं। ये यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है कि इसको हमने ये गासिब इसराइल है, क्या है गासिब, या फिर उसको सीधे से हम ये कहें कि फलस्तीन का इलाका है वो। और देश में खेती बाड़ी के सबूत दस्तयाब हुए। तो कहाँ पर? इराक में। इराक और फलस्तीन वो इलाके हैं जहाँ पर सबसे पहले जो है खेती बाड़ी के सबूत मिले। ये तो ये 20वीं सदी में वजूद में आया उसके हक में, तो उसको हम जो है इस तरह से नहीं देखें। पत्थर के जदीद जमाने में पहले कैसे घर बनते थे? टट्टियों के घर बनाए तामीर किए जाते थे, टट्टियों के घर तामीर किए जाते थे, याद रखना है। हाँ, यहाँ पर हमारा ये अ, जो तारीख की चौथी और पांचवी की किताब के जो अहम पॉइंट्स थे ये कंप्लीट हो गए। और मुझे ये लगता है कि हमने जो है जो बहुत अहम बातें थी वो सब कवर कर लिए पेपर सॉल्यूशन के जरिए से और पेपर के जायजे के जरिए से, और इन दोनों किताबों का जो है अहम पॉइंट्स को कवर करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है इस आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।